गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटोरियल पर। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मुख्य सेविका एग्जाम का जो सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी आर्टिकल, जितने भी अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट हैं, वो हम यहाँ सब कवर करने की कोशिश किए हैं कि इतना आर्टिकल आप यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है, यानी प्रबल संभावना है। यदि क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक दिया गया है, भेदभाव, समाजशास्त्र से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, तो उसमें यह अनुच्छेदों के बारे में कहीं न कहीं जिक्र आ ही जाता है। तो हम उसको पूरा समाहित करने की कोशिश किए हैं कि आप लोग यदि एक ही वीडियो को आप लोग देख लें और वहाँ से आपका सारा अनुच्छेद कंप्लीट हो जाए। चलिए बिना देर करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज का सेशन बहुत प्यारा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, आप लोग ज़रूर देखिएगा और बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम वन लाइनर के रूप में लेके आए हैं। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। तो कब जोड़ा गया था? यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। कब? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखेंगे। अनुच्छेद 14 में समता या समानता का अधिकार की बात की गई है। विधि के समक्ष समता, यानी सबको समानता का अधिकार हो, यह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मूल अधिकार के अंतर्गत बात की गई है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 15। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। यानी आप किसी धर्म, किसी नस्ल, किसी जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, यह अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अगला है अनुच्छेद 16। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की सबको समानता हो। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टि से यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह आने की क्वेश्चन अनुच्छेद 17 के बारे में प्रबल संभावना की यदि क्वेश्चन उठाएगा तो अनुच्छेद 15 से उठा सकता है, अनुच्छेद 17 से उठा सकता है। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत में सेना और शिक्षा संबंधी जो सम्मान है उसको छोड़कर। फिर है अनुच्छेद 19 है, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार की बात की गई है। आगे है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात किया गया है। अनुच्छेद 21 का यह भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि राज्य क्या करेगा? 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के आयु के जो समस्त सभी बच्चे को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। कौन? यह राज्य का कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चे सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। तो यह किस में बात की गई है? आर्टिकल 21A में। अगला है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। आपके सिलेबस में बाल अपराध से संबंधित, मतलब बालकों से संबंधित टॉपिक दिया है, तो वहाँ पे ये सब अनुच्छेद वहाँ उससे रिलेटेड है। तो इसके लिए इसको हम लोग यहाँ पे सारे अनुच्छेद को शामिल कर लिए हैं हम। तो अनुच्छेद 24 भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यानी 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कारखाने या संकट में या जोखिम भरे काम पर नहीं नियुक्त किया जा सकता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 46। SC या ST मतलब अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात अनुच्छेद 46 में की गई है। अगला है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर
जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक के स्वास्थ्य को सुधार करने का किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। यह नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत यह बात की गई है अनुच्छेद 47 के बारे में। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 350 का। अनुच्छेद 350 का में क्या कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। यह अनुच्छेद 350 का में कहा गया प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। हर बच्चे को प्राथमिक स्तर पर उनके मातृभाषा में, जिस मातृभाषा के हों उस मातृभाषा में, जैसे उड़िया में है, महाराष्ट्र में मराठी है, यूपी में हिंदी में, तो उनके मातृभाषा में ही उनको शिक्षा देना चाहिए। अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया? हिंदी को प्रोत्साहित करना। यह किसके अंतर्गत? जो भाषा संबंधी सिलेबस दिया है भाषाएं, वहाँ से ये आपका आर्टिकल रिलेटेड है। अगला है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? कुल 11 हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान में कुल 11 हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया है? माता पिता या संरक्षक, यानी माता पिता हों या संरक्षक हों के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। यह 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। और इसमें माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हों उनको शिक्षा प्रदान की जाए। अगला है धर्म से संबंधित अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है कि अंतःकरण और अर्थ के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता हो। यानी जो व्यक्ति, जो उनकी अंतर आत्मा कहे, उसके अनुसार वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं। उसको यहाँ पे ये अर्थ नहीं होगा, ये धर्म है, इसको आप लोग सही कर लेंगे, ये धर्म है। तो किसी भी व्यक्ति को अपने अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से, तो अपने अंदर की इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यह अनुच्छेद 25 में बात की गई है। अगला है अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तब आप किसी भी धार्मिक कार्य को प्रबंध कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता किसमें की गई है? अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। अगला है अनुच्छेद 27, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई है। या अनुच्छेद 27 में बात की गई है। अगला है अनुच्छेद 28, किसी विद्यालय में जो राज्य द्वारा पोषित हो, किसी विद्यालय में किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह किस में कहा गया? या अनुच्छेद 28 में कहा गया है। आर्टिकल 28 में कहा गया है कि कोई भी विद्यालय हो जो राज्य द्वारा पोषित की जा रही, जो राज्य द्वारा अनुदानित हो, किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान की जाएगी। यह अनुच्छेद 28 में इसकी बात की गई है। अगला है भाषा से संबंधित। भाषा जो है भाग 17 में भाषा की बात की गई। किस भाग में? इसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भाषा किस भाग से संबंधित है। यह भाग 17 से संबंधित है। और अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा जो होगी यह हिंदी में होगी। यह कहाँ पे कहा गया है? यह अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी में होगी। और लिपि कौन सी होगी? लिपि जो होगी देवनागरी लिपि होगी। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 में कहा गया है कि राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। यह अनुच्छेद 344 में कहा गया है। अनुच्छेद 345 में प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि 8वीं अनुसूची, किसमें? 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा में किसी एक या अधिक भाषा को सरकारी कार्यों के लिए अंगीकार कर सकती है। यह अनुच्छेद 345 में बात की गई है। अगला है नोट है प्रथम राजभाषा आयोग। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी? यह 1955 में श्री बीजी खरे की अध्यक्षता में की गई। किसके? श्री बीजी खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में गठित की गई थी।
और 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जो 22 भाषा हैं, शुरू में कितने भाषा थे? 8 भाषा थे। शुरू में कितने भाषा थे? तो जो भी भाषा रहेंगे हमको याद नहीं है अभी। इसमें सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 21वीं संविधान संशोधन 1967 द्वारा शामिल किया गया था सिंधी भाषा को। इसके बाद फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा गया था। तो इसको कैसे याद करेंगे? नमक, इसको नमक कोड से याद कर सकते हैं। कोंकणी, पहले न से नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, इसको 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी भाषा को शामिल किया गया था। कितने? 8 भाषा। तो कुल मिला के कितने भाषा हो गए? पूरे 22 भाषा हो गए। अब 22 में एक मिनट, कितनी भाषा? इसमें अभी कुल 8 भाषा, एक सिंधी, 3 4 और इधर मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो, कुल मिला के 8 हो गए। तो मूल भाषा संविधान में कितने थे? 14 थे। मूल भाषा 14 थे, बाद में कितने शामिल हुए? 8 शामिल हुए। तो कुल मिला के कितने भाषा हो गए? वर्तमान में पूरे 22 भाषाएं हैं। अगला है शास्त्रीय भाषा को दर्जा। शास्त्रीय भाषा को जो दर्जा दिया गया केवल 6 भाषा को दिया गया, जिसमें तमिल को 2004 में शामिल किया गया था, संस्कृत को 2005 में शामिल किया गया था, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में शामिल किया गया था, उड़िया को 2014 में। इसको आप लोग बार बार रिवीजन करेंगे, तैयार हो जाएगा। इसको आप ऐसे कोड से भी याद कर सकते हैं। तस तेक मऊ, त से तमिल, तमिल सबसे पहले आया था। तो कब हुआ था? 2004 में तमिल को शामिल किया गया था। इसके बाद स से संस्कृत हो जाएगा 2005 में। इसके बाद तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, म से मलयालम 2013 में, और ओ से उड़िया, उड़िया या उड़ीसा कह सकते हैं, उड़िया को 2014 में शामिल किया गया। इससे आप लोग याद कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, जिससे उनको भी लाभ हो। और आप लोग प्लीज़ जो नए लोग शामिल हों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।